हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ये है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जो कि आपका नया चैनल है। इसमें हम करेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह, जो भी आपका डिमांड होगा उस हिसाब से। तो इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और आईएएस वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो ये सारी टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 हम करेंगे। तो टेस्ट नंबर 1 में हम जितने भी क्वेश्चन है आरओ का 140 क्वेश्चन जीएस 1 का है, वो उसको करेंगे। तो टेस्ट नंबर 1 है हिस्ट्री। मैं प्रिया और मैं करा रही हूँ ये आपको। तो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है लगभग दिसंबर में, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आई मीन दिसंबर से तो हो ही जाएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन मतलब 181 वैकेंसीज आई हैं, तो मारा मारी तो बहुत ही होगी। तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। घटना चक्कर हमारे दूसरे चैनल पे भी कराया गया है, उसको अभी कर लीजिए। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। टेस्ट सीरीज के द्वारा ही अपने आप को इवेलुएट करोगे। तो इवेलुएट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम इसको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारा जो नया चैनल है, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आपका जो है कम्युनिकेशन हमारे से अच्छा बना रहे। और आपके फीडबैक से ही तो हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये पहला टेस्ट नंबर 1, जो कि हिस्ट्री है, आरओ का। ओके, सारे टेस्ट हम कई टेस्ट करवाएंगे एग्जाम से पहले, आप देख लेना। कम से कम नियर अबाउट बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन मतलब टेस्ट सीरीज बहुत सारे करवाएंगे, वो भी फ्री में। ओके, स्टार्ट। तो ये जो टेस्ट है जीएस वर्ड का है, आईएसपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो ये है आरओ का प्री टेस्ट सीरीज 2022-23 के लिए। और टेस्ट नंबर 1 है, जो कि इंडियन हिस्ट्री से है, जनरल स्टडीज। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक हिंदी कंपलसरी होता है, मतलब उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जीएस 1 जो होता है, इसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं। तो 140 और प्लस 60 तो 200 क्वेश्चन आते हैं। और सभी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। तो अगर आप एक गलत करोगे, मतलब अगर आप 3 गलत करोगे तो आपका एक सही उत्तर कट जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रख के करिएगा। तो ये इंग्लिश का भी है और हिंदी का भी, तो हम इसको हिंदी में सॉल्व कराएंगे। अगर आपको हिंदी इंग्लिश के में आप रिकमेंड करोगे तो वो भी हम करवा देंगे, फिलहाल आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? वीरभानपुर से, लंखनाज से, चोपनी मांडो से, या आदमगढ़ से? तो ये मिला था आपका आदमगढ़ से। अब इसके बारे में बता दूं, तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साथ जो है आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश, तथा बागौर मतलब भीलवाड़ा राजस्थान से मिले थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में कृषि से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ पर? कालीबंगा में, लहुरा देव में, ब्रह्मगिरी में, या टोकुआ में? तो मिले थे लहुरा देव में। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त मिले थे। किसके? चावल के। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या प्रागैतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो ये जो है संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग क्या होता है? मतलब यहाँ पर लोग लिखन मतलब लेखन का ज्ञान तो था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बात थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल से, या बी ऑप्शन है पूर्व आर्य काल से, या सी ऑप्शन है मौर्य काल से, या डी ऑप्शन है कुषाण काल से? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर और सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां हैं, उससे पता चलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ये हड़प्पा की बस्तियां हैं, वो नदी है जहाँ से ये गुजरती हैं। तो हड़प्पा नदी कहाँ से गुजरती है? रावी नदी के पास से। और कालीबंगा गुजरता है घग्गर नदी से। और लोथर लोथर जो है भोगवा नदी से। और रोपड़ सतलज नदी से गुजरता है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को, इंद्र को, अग्नि को, या मारुत को? तो किसको पुरोहित माना जाता है? वो माना जाता है बृहस्पति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में आपको अगर बताऊं,
तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है वो हिंदुओं से संबंधित है कि जैनियों से संबंधित है कि सिखों से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित? तो संबंधित है बौद्धों से। तो बुद्ध की शिलाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। वे हैं विनय पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था यशोद, जमाली, प्रभास, विपिन। तो कौन सा था? वो था जमाली। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने, बिंबिसार ने, उदयन ने या कनिष्क ने? तो उसको बनाया था उदयन ने। उदयन कौन था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और उसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की थी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, कौन सा स्तंभ था? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ और मस्किका स्तंभ। तो वह स्तंभ कौन सा था? तो वह स्तंभ था भाब्रू का स्तंभ। तो भाब्रू का स्तंभ लेखन जो राजस्थान में है, अशोक ने इसमें क्या करा? स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या? तक्षशिला, नालंदा, काशी, मथुरा? तो उसमें मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? बड़ौर से, काम्बे से, कल्याण से, ताम्रलिप्ति से? तो वह संचालित होता था ताम्रलिप्ति से। तो गुप्त काल में जो है बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ये इंग्लिश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वर्ग संबंध रहा है? तो कौन से शासक वर्ग का संबंध रहा है? तो चोल का, पल्लव का, राष्ट्रकूट का या चालुक्य का? तो वो संबंध रहा है राष्ट्रकूट का। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है अपने निर्माण शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये मिलान करना विद्वान है और पुस्तक है। तो वराह मिहिर ने क्या किया था? कौन सा पुस्तक लिखा था? तो बृहद संहिता लिखा था। और विशाख दत्त ने देवी चंद्र गुप्तम लिखा था। और शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। और बिल्हड़ ने लिखा था, अब जो बचा हुआ है आपका, बिल्हड़ ने लिखा था विक्रमांक देव चरित। तो ये जो होगा ऑप्शन हो जाएगा D5 तो इसी में है केवल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? कदम्बिनी गांगुली ने, सरोजिनी नायडू ने, एनी बेस्ट ने, उपरोक्त में से कोई ने? तो वो किया था कदम्बिनी गांगुली ने। तो 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो फिरोज शाह मेहता जी ने किया था। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1891 या इलाहाबाद अधिवेशन 1988 और मद्रास अधिवेशन 1887 या बॉम्बे अधिवेशन 1885? तो वो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891। तो अगर आपको जानकारी में इंफॉर्मेशन दे दूं तो वो क्या है, 1891 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिलसा बाचा और मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। तो कौन शामिल नहीं था? तो मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। तो 28 दिसंबर को ये हुआ था 1885 में प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनेश वाचा एवं एस सुब्रमण्यम, काशी नाथ तेलंग इत्यादि भारतीय शामिल थे। अगला क्वेश्चन है संगठन और संस्थापक। तो मिलान करना है, तो देखते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, ये सही है, राधाकांत देव थे। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी, ये भी सही मिलान है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ये भी द्वारकानाथ टैगोर, ये भी मिलान है। अगर आपने घटना चक्र देखा हो तो ये सारे क्वेश्चन वहां से बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 मिला हुआ है। अब अगला है सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि कब हुई थी?
तो सुगौली की संधि 1800 में हुई थी, 1803 में, 1805 में, 1815 में, तो वो हुई थी 1815 में। तो सुगौली की संधि संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रडसो ने हस्ताक्षर किए थे। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था क्या? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर और कारीगरों की अनुपलब्धता। तो यह जो है वो है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तो क्या है? तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण थे जो निम्न थे, जैसे ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल पर उच्च तटकर था, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली का स्थापना था, भारत से कच्चे माल का निर्यात था और भारतीय माल पर आते जाते समय का कर था। और 22वां का नंबर का क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने। तो किसने किया था? वो किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। 23वां नंबर का क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय। तो इसमें से कौन थे? तो वह थे स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद ही थे ना। तो 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? मछलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी या छिंदसूरा में? तो वह की गई थी सूरत में। तो मुगल बादशाह जहांगीर की शाही दरबार में 1609 में कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव मुगल बादशाह ने उसे इजाजत नहीं दी थी और थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 1500 में कालीकट में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री ऑलवेज कैम्बरर और 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों द्वारा पहला व्यापारिक केंद्र और 1664 में सूरत में फ्रांसिस्को द्वारा खोला गया। अगला क्वेश्चन हम करेंगे इंग्लिश का, देख लीजिए। ये है 25। तो यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। बी ऑप्शन है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। सी ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। या डी ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो ये आंसर होगा आपका पहला ही सही है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ठीक है। तो आने का क्रम तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बताऊं। तो नए व्यापारिक मार्गों की खोज में यूरोपीय कंपनी का भारत में आने का क्रम क्या था? पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद आए थे अंग्रेज 1600 में आए थे, डच आए 1602 में और फ्रांसीसी 1664 में आए थे सबसे लास्ट में। ठीक है। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने या फर्रुखसिंह ने? तो दी था अकबर द्वितीय ने। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक अकबर द्वितीय, जो कि 1806 से 37 तक था, द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटेन के राज दरबार में आर्थिक सहायता, पेंशन संबंधी मामले की पैरवी करने के लिए ब्रिटेन भेजा था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में उनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ पर? ब्रिस्टल शहर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या नियम लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत लाया था और विलियम बेंटिक ने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था और लॉर्ड रिपन जो था स्थानीय स्वशासन लाया था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ए। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, मुर्शिद कुली खान ने, अलीवर्दी खान ने? तो किसने स्थानांतरित किया था? वो किया था मीर कासिम ने। तो बक्सर युद्ध के बाद
अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया, जिससे उसे सत्ताच्युत करके उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल के सिंहासन पर बैठाया गया। किंतु मीर कासिम ने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की तरफ स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रथम, आंग्ल मैसूर 1767 से 69 के मद्रास युद्ध की संधि में, या द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 मैंगलोर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 सालाबाई की संधि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डी सही नहीं है। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। ठीक है, ओके। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग? तो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो वो पारित जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलचरी? तो किसके द्वारा? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो 1770 के विनाशकारी बंगाल अकाल के समय अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियों के विरुद्ध मजनून शाह अली, चिराग अली, मूसा शाह, अवानी पाठक, बहुत सारे लोग जो थे, इन लोगों ने काफी विरोध किया था और इनको वारेन हेस्टिंग ने उनको दबा दिया था। इसी आंदोलन के आधार पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ उपन्यास की रचना भी की थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का गुरुदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, या कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, या लेफ्टिनेंट ब्रेन को, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को? तो किसको माना जाता है? वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया। इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का गुरुदूत माना जाता है। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? 8 मई 1857 को, 9 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को? तो यह जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? दिल्ली बहादुर शाह का नेतृत्व करता था, या लखनऊ बेगम हजरत मोहम्मद, कानपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, कानपुर कुंवर सिंह नहीं थे। कानपुर में कौन था? नाना साहब तात्या टोपे, जिनको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लाल महल लाल महल क्या करना है? किसने बनवाया था? लाल महल को बनाया था बलबन ने। और हौजे खास को बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था किसने? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जहां पनाह नगर बनाया था बलबन ने। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा होगा? ए जो है A3, ए कहाँ गया? A2, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दीवाने मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोई, देखिए ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है या है कौन सा पूछता है। दीवाने मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, या नाइब ए मुमालिकत नसरुद्दीन महमूद? तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये सही हो जाएगा आपका, ये ना सॉरी, जो गलत पूछा है ना, तो गलत ये हो जाएगा नाइबे मुमालिकत। ये नसरुद्दीन महमूद नहीं था, बल्कि कौन था? तो ये था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पेन नहीं चलता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेम क्वेश्चन, सही नहीं है। मिनहाज उस शरीफ तबाकात ए नासिरी, फुतूहात ए फिरोज शाह तुगलक, ए कुताबु उल हिंद अमीर खुसरो, या लाख बख्श इल्तुतमिश? तो कौन सा सही नहीं? इसमें सही हो जाएगा डी। तो लाख बख्श किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, या बी बाबा साहिब फरीद, या सी सैयद मोहम्मद गेसूद राज, या शाह आलम बुखारी? तो इसे किसने कहा था? ये कहा था
ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1143 से लेकर 1236 में की थी। इन्होंने अजमेर में खानकाह की स्थापना की। इसका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है, किंतु नक्शबंदी सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूतवाहन। तो निश्चित ही अगर पूर्व की सहायता से सही उत्तर चुनना है तो 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 4 या 1 4। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1 2 4, मतलब विज्ञानेश्वर और हिमाद्री और जीमूतवाहन। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई? सेना में भर्ती की जा सके, ताकि राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सके, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये लागू की गई सेना में भर्ती की जा सके इसके लिए। तो मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ये प्रथा 1575 में अस्तित्व में आई थी। मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है पद। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वाले तुर्कों को मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत। तो करता कौन था? तो करता था सुमंत। सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख करता था, और पंडित राव जो होता था ये धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार तथा पेशवा प्रधानमंत्री होता था, और जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। और अमात्य को आधुनिक मंत्री और वकयानविश को आधुनिक गृह मंत्री कहा जाता है। ये नौबत को सेना प्रमुख और चिटनीस को सचिव प्रमुख कहा जाता था। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो वह प्रसिद्ध था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। ये याहिया अहमद सर हिंद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 5 नहरों का उल्लेख है। यमुना के हिसार तक 150 मील, जो उलुग खानी नहर, और सतलज के घग्गर तक, और सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक, और चौसा है घग्गर से फिरोजाबाद तक, और 5वां यमुना के फिरोजाबाद तथा फिरोजाबाद नहर कहा जाता है यमुना से। निम्नलिखित में से विचार करें तो तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी सही कालक्रम में लगाना है, तो पहले सबका डेट याद करना पड़ेगा। और ये जो हो जाएगा तुगलकाबाद, जो कुतुब मीनार है 11 तो कुतुब मीनार कब बना था? 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। यहाँ से ज्यादा लिखा गया, तो 1192। 1 मिनट। उसके बाद 1192 में कुतुब मीनार हो गया और लोधी गार्डन। उसके बाद आता है तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किला कहाँ गया? 1321 में। 1321 में, ये 1321 में। और लोधी गार्डन 1517 में। 1517 में। और जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी 1569 में। 1569। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। मतलब पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा कुतुब मीनार जो कि 1192 में बना। उसके बाद हो जाएगा तुगलकाबाद का किला 1321 से 25 में बना। और उसके बाद लोधी गार्डन 1517 में बना। और फिर फतेहपुर सीकरी जो 1569 में बना। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर ने सर टॉमस रो, शाहजहां, ट्रेवेनियर, औरंगजेब, मनुची। तो कौन सा सही नहीं? इसमें जो है दूसरा नहीं सही है, क्योंकि सर टॉमस जो है ये भारत में रहा था, जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के दरबार में टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में, श्रीकालहस्ती में। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हम्पी में। और धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी जयचंद, बाबर तथा अफगान के मध्य, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य, अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के मध्य। तो यह जो हुआ था वो हुआ था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। अगला है निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव ने, मतीराम ने, रसखान ने, सेनापति ने। तो वह किया था केशव ने। केशव जो है
रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना हिंदी में अनुवाद किया था। और रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं ये सब हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कौन सी ईयर में हुई थी? 713 में, 716 में, 712 में, 719 में। तो यह हुआ था 712 में। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन 49। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने? तो बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्र लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो द कुन्हा, जो 1529 से 38 तक था, ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 में हुगली पर आक्रमण कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर युद्ध विरुद्ध क्लाइव ने किया था। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जलियांवाला बाग डलहौजी विरुद्ध था। खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीस के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये सही है। बाकी बक्सर का युद्ध जो है ये हुआ था 1764 में अंग्रेजों की तरफ हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम सिराउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। और जलियांवाला बाग युद्ध जो हुआ था, जलियांवाला बाग युद्ध हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य ताराबाई पराजित हुई थी, इसमें हुआ था। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो कौन कब आया था, इस पर विचार करना है। तो कर्जन आया था 1899, मतलब 1899 से 99 में आया था। उसके बाद 1916 में आया था जेम्स फोर्ड, 1916 में। और हार्डिंग आया था, हार्डिंग कब आया था? हार्डिंग आया था 1910 में। और लॉर्ड इरविन आया था 1926 में, 1926 में लॉर्ड इरविन आया था। इस तरह से आंसर हो जाएगा 51 का आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले आया था ये 1899 में, 1899 में आया था। फिर ये आया था लॉर्ड हार्डिंग आया था। तो देख लीजिए। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये प्रारंभ किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। राजा राम मोहन राय पुस्तक समाज कौमुदी 1821 में बंगाल पत्रिका और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन से सुधार, संवैधानिक सुधार से। तो ये था संवैधानिक सुधार से। तो मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार भारत में स्वशासी साधनों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। सुधार 1918 में तैयार कर मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट दिए गए थे, और जो भारत में सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। और भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेगू और वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने ये सब किया था। अब अगला क्वेश्चन है 59। तो कौन सा संस्थापक कौन सा सही है देखना है। निम्नलिखित औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जॉन्स, तो ये देखना है कौन सा सही है। या कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग है, फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थर वेलेजरी, क्या करना है। तो देखना है कौन सा सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा, एक मिनट देखने से, ये दोनों बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जॉन्स सही है। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ये भी सही है। ये आर्थर वेलेजरी नहीं है, बल्कि लॉर्ड वेलेजरी यहाँ पर थे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका एक सही होगा। मुखट्टा नृत्य का संबंध निम्न से किस नृत्य शैली से? नागा, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो ये संबंधित है आपका कथकली से। मुखट्टा नृत्य का संबंध केरल में प्रचलित कथकली नृत्य से। उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा से है, और जबकि पुडुचेरी का कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा सही? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, और बिस्मिल्लाह खां तबला, और अल्लाह अल्लाह रसखा सरोद, और जाकिर हुसैन बीड़ा। तो कौन सा सही है? इसमें जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ये हरिप्रसाद चौरसिया।
ठीक है। बाकी सब क्या है, बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है, जाकिर हुसैन अल्लाह रस्का तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। और ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम। तो अगर आप न्यूज व्यूज देखते हो तो सुने ही होंगे, केरल का त्योहार है ओणम। तो ठीक है, ओणम केरल का महत्व त्योहार है। ये त्योहार फसल के कटाई के मौसम में मनाया जाता है। असम में फसल कटाई से जुड़ा मुख्य त्योहार बिहू है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी? संथाल, मुंडा, भील या थारू। तो वह जनजाति है आपका मुंडा जनजाति। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? तो औरों से, रस्किन, टॉलस्टॉय से, ऊपरी सभी से। तो ये थी सभी से। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? 1920 में, 1916 में, 1918 में, 1923 में। तो मिलाया गया था 1918 में। आगे हम करेंगे क्वेश्चन 61 को। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन संबंधित था? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बारदोली सत्याग्रह से। तो ये संबंधित था ये ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से। तो ये जो है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का नारा दिया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिए। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1950 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार और 1930 असहयोग आंदोलन। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो हो जाएगा 1930 असहयोग। अभी आपने पढ़ा ना 1920 में था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो जिम्मेदार थे वो थे ये केवल थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। किसके सुझाव द्वारा भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन या मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन के। तो रखा गया था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन संबंधित थे? तो वह थे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। क्या सही है? तो आप सोचिएगा और अपने आप से सोच के पहले आंसर सही क्लिक करिएगा। तो गलत पूछा है। साबरमती आश्रम में आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ है। ये भी सही है। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। ये गलत है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 12 मार्च को हुई थी, ना कि 18 मार्च को। 12 मार्च को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो कब हुआ था? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 को। और ये सुखदेव को फांसी हुई थी, ये भी तो हुई थी। तो ये 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था और ये सब 1931 को। और ये जो सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता भी सभी 1931 में हुए थे। मैं डेट बता दे रही हूँ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को। 5 मार्च को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ना 7 दिसंबर को हुआ था। तो इस तरह से आप ऑप्शन लगा लेंगे। पहले कौन सा हुआ था? जिसमें जो पहले हुआ था वो हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि तीसरा पहले गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन 5 मार्च को हुआ था और ये 23 मार्च को हुआ था। 5 मार्च वाला पहले आया, तो ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने अपना पहला अमृत अनशन कब प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, असहयोग आंदोलन के समय, कलकत्ता के दंगों के समय। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया तो वो किया था कम्युनल अवार्ड के समय। तो गांधी जी पहला अमृत अनशन 20 सितंबर 1932 को यारवदक में जेल में रहते ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस
सदस्यता से त्याग पत्र दिया था 1933 में, 1935 में, 1934 में, 1937 में। तो उन्होंने जो त्याग पत्र दिया था 1934 में। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्य पर उनके शक्तिशाली मार्गदर्शन का प्रभाव छाया रहा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जनवरी 1930 को, अक्टूबर 1920 को, मार्च 1921 को या अप्रैल 1922 को? तो ये जो हुआ था अक्टूबर 1920 को हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एम जोशी द्वारा मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, एक प्रधानमंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था? महात्मा गांधी, बीजी तिलक, शंकर नायर और रविंद्रनाथ टैगोर। किसने इस्तीफा दिया था? सर शंकर नायर ने। 13 अप्रैल 1919 को घटे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यप्रणाली से इस्तीफा दे दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट सर या सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन अब करेंगे 72 का। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली ने, अब्दुल कलाम ने, मोहम्मद अली तैयब ने या तैयब जी ने? तो किसने आरंभ किया था? वो आरंभ किया था शौकत अली ने, अब्दुल कलाम ने, मोहम्मद अली ने, तैयब जी ने नहीं किया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, महात्मा गांधी ने, गोपी बारदोलाई ने, लाला लाजपत राय ने? वो दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पश्चात खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना गया। इस अवसर को देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिम के समक्ष भाषण दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। यह एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति की लक्ष्य था इसका। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस दी थी। तो इसमें जो कथन गलत है वो है डी। तो असहयोग आंदोलन जो है, ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अपनी कैसरी हिंदी की उपाधि वापस कर दी थी। इन्हीं के अनुकरण करते हुए जमुना लाल बजाज, ये कौन थे? जमुना लाल बजाज। कौन थे? जमुना लाल बजाज। ठीक है, समझ जाइएगा, बोल तो रही हूँ। तो ये हो जाएगा गलत। कांग्रेस की जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी? दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा, कलकत्ता में गांधी जी द्वारा। तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? किसने की थी? वो किया था उन्होंने ये लाहौर के में नेहरू जी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932 को, दिसंबर 1933 को, मार्च 1934 को, अक्टूबर 1932 को? तो ये हुई थी सितंबर 1932 को। मतलब इसको मैं बता दूं तो महात्मा गांधी ने समाज में अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की, जिनका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। घनश्याम दास बिडला इस संघ के अध्यक्ष थे। अभी मिलान करना है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट ने लिखा था। और लीडर किसने लिखा था? लीडर लिखा था मदन मोहन मालवीय ने। और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। तो देखेंगे A3, देखते हैं सी में A3 है। तो हाँ, मिल भी गया, A3 सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त या रोशन लाल को? तो जो AC है सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर एक पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां एवं राजेंद्र राहड़ी को फांसी दी गई और जबकि चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए थे, फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना काकोरी कौन सी थी? काकोरी कांड घटना, ये सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय सम्मेलन बम फेंकने, परिक्रमा से कोई नहीं। तो वह जो घटना थी वह थी ये सैंडर्स की हत्या। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में और 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी। और लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार करने की सहायक पुलिस जो थी एक अध्यक्ष सैंडर्स की
17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु थे और मतलब राजगुरु द्वारा की गई हत्या। इस संगठन में पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी जो सैंडर्स की हत्या थी। तो ये मिलान करना स्वराज पार्टी इसने की थी, तो स्वराज पार्टी सी आर दास हो जाएंगे, सी आर दास स्वराज पार्टी। और गदर पार्टी है लाला हरदयाल और अभिनव भारत वी डी सावरकर और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, बी फोर ए थ्री बी फोर भी है और सी जो होता है सी टू भी है, ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे, भील विद्रोह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। तो जो जुड़े थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। तो वसु नारायण को राष्ट्रीय पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल में फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी, टोक्यो में, रंगून में, बर्मा में, सिंगापुर में। तो वह जो की गई थी वो सिंगापुर में की गई थी। तो जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अगला क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने या उपयुक्त सभी ने। तो किसने समर्थन नहीं किया था, तो वो नहीं किया था, उपयुक्त सभी ने समर्थन नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। हिंदू महासभा सीपीआई और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था। तो एशले बार्टी ने, डेनियल कॉलिंस ने, या वेंडी टर्नबुल ने, या क्रिस्टीना म्लादेनविक ने। तो ये जीता जो था किताब, किसने जीता खिताब, तो वो जीता था एशले बार्टी ने। ये करंट की न्यूज है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसे चीरू बोलते हैं 2022 किन 3 देशों के मध्य आयोजित हुआ था। तो चीरू में ही सारे नाम इंक्लूड हैं। तो ये जो हुआ था मतलब रसिया, चीन और ईरानी के बीच में। तो ये हो जाएगा रसिया, चीन, ईरान, ये ऑप्शन बी। तो अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें महिला राष्ट्रीय आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया था। तो जो ऑप्शन होगा, ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी वाला सही है, डी ऑप्शन सही है। ये 82 नहीं बल्कि 92 होगा, इसलिए तीसरा गलत है, तो केवल बी सही है। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो किसको शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था कर्नाटक के मंदिर को। तो कर्नाटक में बेलूर हेलब्रेड और सोमनाथपुरा के होयसाल मंदिर को वर्ष 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया था। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की थी। तो पंख अभियान की शुरुआत कौन से राज्य ने की, हरियाणा ने की, असम ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने। तो प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता करने के लिए किया था। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार में। तो ये जो की गई है मध्य प्रदेश में की गई। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया, जिन्होंने किस वायरस की पहचान की थी, रबड़ो वायरस या वेरियोला वायरस या H1N1 वायरस या HIV वायरस। तो उन्होंने जो खोज की थी वो की थी HIV वायरस पे। फ्रांस की वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का 89 की उम्र में
मृत्यु हो गई। 1983 में उनके नेतृत्व में टीम के ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का फुल फॉर्म है, वायरस की पहचान की थी। इसके लिए उन्हें 2008 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और HIV के संक्रमण के कारण एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स होता है, जो कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। 28 फरवरी 2022 को शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या था? थीम देश कौन सा था? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो उसका जो थीम देश था वो बांग्लादेश था। तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। इस वर्ष का फोकस थीम बांग्लादेश था। बंगबंधु की जन्म शती और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल दोनों के कारण इस साल का थीम देश बांग्लादेश था। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाएगा। मेले का उद्घाटन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। कोलकाता पुस्तक मेले में इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एसोसिएशन द्वारा जिनेवा में मान्यता मिली थी। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? कोच्चि केरल में, पुणे महाराष्ट्र में, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये जो बनेगा सूरत गुजरात बनेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। नेशनल हाई स्पीड के रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। और 2024 तक गुजरात में 4 स्टेशन बनेंगे। इन 4 स्टेशनों में सूरत में तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। तो किसने किया था? वो महाराष्ट्र ने किया था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने 11 फरवरी को कोल्हापुर में एक निजी अस्पताल में देश की पहली अत्याधुनिक 3D रेडिएशन मशीन का शुभारंभ किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला के योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने की वादा भी किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक या लखनऊ, तो वो है नई दिल्ली में। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। तो अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये तो सबको पता होगा, तुर्की, इस्लामिक अमीरात ऑफ तुर्की या यूनाइटेड अरब तुर्की है, इनमें से कोई नहीं, तो रखा था तुर्की है ना। ये तो न्यूज में आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्री की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? इराक, जापान, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये आयोजित हुई थी जापान में। तो हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। ये पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर जो होगा बी होगा। तो ये पहली बार बी होगा, मतलब क्या पूछा है? कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन है वो सही कौन सा है? एक मिनट, लेट मी चेक। तो ये जो है गलत शायद पूछा है, गलत पूछा है, इसलिए जो दोबारा में नहीं मनाया गया था, ये मनाया गया था जो है 2002 में 2002 में मनाया गया था, ना कि 2012 में मनाया गया था। और इसकी बेहतर शिक्षा थी, ये तो दूसरा सही है। और 16 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि 15 फरवरी को मनाया जाता है ये। तो इस वर्ष की बेहतर जीवन रक्षा इसकी जो थीम है, तो ये सही है, दूसरा सही है, बाकी सब गलत है। और ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिया नहीं, अगर ये 2 ऑप्शन होता तो सही होता। तो वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण आयोजित हुआ। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये जो आंसर होगा आपका बी होगा। तो ये जो है प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष की 15 से 18 फरवरी के मध्य मनाया जाता है, ना कि 16 से, नहीं 16 से 18 फरवरी के मध्य मनाया जाता है, सही है। और ये डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में, और इस
ये एक वार्षिक, ये तो पहले सही है, क्या पूछा, कथन सही नहीं है ना, तो हाँ दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी 2022 में सम्मेलन का 21वां संस्करण, ये भी तो सही है, तो दोनों ही कथन सही है, तो गलत कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, न तो एक ना तो डी है। अगला है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? इजराइल, चीन, अमेरिका, जापान। तो जो बन गया वो बन गया इजराइल। इजराइल, हाल ही में इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मानव रहित विमान का उपयोग कृषि, पर्यावरण कल्याण और आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब 100, चलिए 100 तक आ गए हैं। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 16 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? प्रलय मिसाइल का, प्रहार मिसाइल का, अग्नि मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का। तो इसने किया था ब्रह्मोस मिसाइल का। तो भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम 18 फरवरी 2022 समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की युद्धपोतों की प्रमुख हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी सतही प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसमें जो सही है, इसमें पहला सही है, ये 31 मार्च को तो शुरू किया गया था 2026 तक, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि 2013 तक, 2013 में शुरू किया गया था, 2013। कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? नेपाल, श्रीलंका, जापान, चीन। तो कौन सा देश है जो भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला देश बना? वो बना नेपाल। नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बन गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका ने। तो किसने किया? वो किया गुजरात ने। गुजरात ने विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। ये इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जिसे बाद में इसरो नाम दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा लैवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा या पुडुचेरी। तो वह जो संबंधित है वह है जम्मू कश्मीर से। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती बैगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में रामबन जिले में तथा जम्मू कश्मीर में शुरू करने की योजना बना रही है। सुगंधित पौधों में लैवेंडर, टेस्मक, गुलाब, मुस्क वाला आदि शामिल है। यह क्रांति आयातित सुगंधित तेलों में घरेलू किस्मों की ओर बढ़ती हुई घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए शुरू की गई। तो अब क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट। चर्चा में रहा एंटोनियो इवेलिना जेनेव क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है, ये पादप प्रजाति है, तूफान है, डायनासोर के अवशेष हैं। तो ये जो आंसर है ये आपका है तूफान है। तो ये जो है हाल ही में एंटोनियो तूफान यूरोपीय देश जर्मनी में टकराया, उसने वहां भारी। अगला क्वेश्चन 106 नंबर का है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। 22 फरवरी 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में तय की गई और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। पर सभी कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो नहीं है, तो इसमें जो है C नहीं है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री नहीं करते हैं। इस केंद्रीय वित्त मंत्री रमण वित्तीय स्थिरता, अरे सही है। और FSDC विभिन्न आदर्श पत्रों और वैश्विक उत्पन्न होने वाली वित्तीय चुनौतियों पर आधारित है। और ये जो स्टार्ट कब की गई थी, ये 2010 में स्टार्ट की गई थी, ये भी सही है। इसे वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये भी सही है। तो ये 22 मुझे लग रहा है, ये जो है ये 22 फरवरी 2022, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम बाद में करवा देंगे। तो इसको आप रख लीजिए मेंशन करके, ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? गिर देवे को या थोकचोम इबोह नवी सिंह को या जगदीश प्रसाद मंडल को या चंद्रभान खयाल को? तो ये जो दी गई यह है चंद्रभान खयाल को। साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रभान खयाल को उनके कविता संग्रह ताजा हवा को ताबीसे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की। हाल ही में किस संस्था ने नाइज
ब्लेज एंड मिसमैच्ड नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, विश्व व्यापार संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो आईटी पार्क कानपुर, डिफेंस पार्क कानपुर, थीम पार्क आगरा, इत्र पार्क कन्नौज। तो कौन सा सही अशुद्ध है, मतलब गलत है? तो वो जो हो जाएगा, ये आंसर आपका होगा ए। आईटी पार्क कहाँ पर है? आईटी पार्क लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक है। और बाकी सब सही है। और ये है, ये मैं आंसर बता दूंगी, इसको अगर आप बोलोगे तो मैं पेन कॉपी सॉल्व करा दूँ, क्योंकि यहाँ पे पेन मेरे चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो सॉल्व कराने में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं आंसर बता दूंगी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली, मतलब आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो यदि 3 into 4 है 16 60 90, तो ये तो कर ही सकते हैं। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 सॉरी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इधर लिख दोगे, और 4 चौक 16 इधर लिख दोगे। इस तरह से ये हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 4916, 749 और 4 चौक 16। यदि किसी संख्या में 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम में 21 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या हो जाएगी, वो संख्या होगी आपकी 7। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? तो 3 11 13 17, तो कौन सा भिन्न है? तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा ये 7 14 18 17 और 3 5 43 47 3 7 17 71। इसमें जो होगा ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 2000 से 2/5 के 15% का 14% क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी 160। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगना हो जाता है? 10 15 20 30। तो आंसर होगा आपका सी 20। निम्न सारणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ए सी डी, तो मतलब डी छोड़ दिया, सी डी छोड़ दिया, फिर ये छोड़ दिया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा ठीक है। और अक्षर श्रृंखला निम्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे क्या लुप्त अक्षर क्या होगा? तो ये जो लुप्त अक्षर होगा तो वो हो जाएगा डी, मतलब एफ। अब ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी के कम है, डी के अंक ई से कम है, बी के अंक ई से अधिक है, इसके द्वारा अधिकतम अंक किसको प्राप्त है? तो आप बना के कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आंसर से सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये आंसर है। तो निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या क्या होगी? 92 97 114 133। तो इसकी जो लुप्त संख्या होगी वो हो जाएगी 152 153 154 155, तो ऐसे हो जाएगी 154। ठीक है। अब अगला होगा बॉक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या होगी? 5 7 9 है, तो 9 6 4 है, 36 36 क्या होगा? यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? तो ये जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 32। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है? तो वह है कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी में, तो वह है आपका कानपुर में, कानपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पीलीभीत में है, तो आंसर भी सही लग गया था। तो वो है पीलीभीत में। एक मिनट, ये तो मैं तो गलती लगा रही हूँ, पीलीभीत में थोड़ी ना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लखीमपुर में है। ठीक है, लखीमपुर में, तो आंसर हो जाएगा डी, लखीमपुर। याद करो भाई, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबांकी, अल्लाह, महोबा, कर्मा, मथुरा और कजरी, मिर्जापुर। तो कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं है तो फोकस करिए, ऐसे आप गलत करके चले आओगे। देवा, बाराबांकी, अल्लाह, महोबा में सही है। और जो है ये कर्मा, कर्मा जो है, कर्मा सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? सोनभद्र में, ना कि मथुरा में। तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित? चित्रकूट, झांसी, जालौन, बांदा। तो कालिंजर का किला जो है बांदा में है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? कहाँ? लखनऊ में, कानपुर और वाराणसी में, गोरखपुर में। तो ये अवस्थित है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना ये वाला है लखनऊ में ही। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। अक्षर राज्य चर्म विकास एवं जो भी, तो ये भी आगरा में है। विपणन निगम ये भी है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में। तो वहाँ सारे के सारे मिलेंगे, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? माघ मेला प्रयागराज सही है। झूला मेला झांसी, झूला मेला झांसी में होता है। झूला मेला झांसी में नहीं बल्कि वृंदावन में होता है, वृंदावन में। और ये पशु मेला बटेश्वर और देव मेला बाराबंकी सही है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब आरंभ हुआ था? फरवरी 2020 में, मार्च 2021 में, जनवरी 2022 में, जुलाई 2022 से। तो ये जो आयोजित हुआ था ये हुआ था फरवरी 2020 से। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप देख लीजिए, आंसर तो बताऊंगी। सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र कितने जिलों से लगा है? या ये लगा 4 जिलों, 4 राज्यों से, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत की पवित्र गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर जाती है, मतलब कितने जिलों से होकर जाती है? तो वो जाती है 28 जिलों से। अब 28 का नाम तो मैं बताने नहीं बैठूंगी, तो ये आप देख लीजिए खुद। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। 130, तो 130 है, उत्तर प्रदेश में कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया? राधाकुंड झील को, समान पक्षी बिहार झील को, समस्तपुर पक्षी बिहार झील को, सरसई नावर झील को। तो ये जो माना गया ये सरसई नावर झील को। सरसई नावर झील इटावा जनपद में स्थित एक अस्थायी दलदली झील है। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? कांप, उपरहार, भोंटा या पंडुआ? तो वो जो है इसका नाम है भोंटा। जलोढ़ मृदा को कांप कहते हैं, खादर मृदा को कछारी दोमट मटियार कहते हैं, और बांगर को उपहार दोमट मटियार कहते हैं, और लवड़ीय छारी मृदा को रे ऊसर बंजर कलहर थूर कहते हैं, बुंदेलखंड की लाल मृदा को पंडुआ रकार कहते हैं, और मार काबर रेंगुर, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं? मथुरा, पीलीभीत, महाराजगंज या गोरखपुर? अब जिस जिले से हो तो थोड़ा बताना। तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। तो बाबा की नगरी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, उत्तरी गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है वो हो जाएगी पूर्वी यमुना नहर। ये जो है 1830 में मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 1830 में शाहजहां द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा और न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल। ठीक है। तो कौन से हैं? तो इसमें जो हो जाएंगे लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे ये, इनमें से कोई नहीं थे, वो थे न्यायमूर्ति विश्वम्बर दयाल। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? 1998, 1992, 2001, 1991 में। तो वो हुई थी किसान बही योजना का शुभारंभ 1992 में। तो 1992 से भूस्वामी का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन की खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य है, जिसमें किसान बही के नाम से प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता था। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कानपुर लिमिटेड और तेल शोधन कारखाना आगरा, मॉडर्न बेकरीज या लखनऊ? तो कौन सा सही है? अभी सुमेलित है पूछा है, तो ये जो हो जाएगा ये होगा पहला। ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में, सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ये लखनऊ में हो जाएगा, मैं मिलान कर दे रही हूँ, लखनऊ में हो जाएगा। और तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में हो जाएगा, मथुरा ये हो जाएगा। और मॉडर्न बेकरीज कानपुर में हो जाएगा। और नए सवेरा योजना का संबंध कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति देने के लिए है, कराने के लिए है, या वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से है? तो नया सवेरा योजना जो है ये हो जाएगा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, मथुरा या मेरठ में? तो ये जो अवस्थित है यह है बरेली में। और अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर, प्रयागराज में, रामपुर में या लखनऊ में? तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है रामपुर में। ठीक है। ये जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर सितंबर 2012 संचालित है। भारत की प्रथम डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित नक्षत्रशाला है। इस नक्षत्रशाला का पूर्व में नाम भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला था। अब करेंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई? मिर्जापुर में, सोनभद्र, ललितपुर या इनमें से कोई आंसर हो जाएगा आपका ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए। तो कैसा लगा टेस्ट बताइएगा जरूर, और अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करवाइए। और हमारे चैनल 2 और हैं,
तो उनका लिंक भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अपने टेस्ट का आंसर जो है कितना नंबर आपने पाया ये हमको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। इस टेस्ट को तो मैं करवा ही नहीं, लेकिन पहले आप इसको 1 से 40 तक नंबर लिख लीजिए, फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है लिख करके हमको भेजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।